हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका 11वीं क्लास को देख रहे हैं और 11वीं क्लास में ज्योग्राफी हम पृथ्वी का जो भूगर्भिक अध्ययन है उसको अध्ययन कर रहे हैं। तो भूकंप की माप को हमने देखा। भूकंप की माप, जो भूकंप की जो आपके तीव्रता के आधार पर पढ़ते हैं, इसको हम जो है आपका रिएक्टर स्केल में इसको आपका मेजर करते हैं और इसी के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता के दौरान कुछ ऊर्जा जो है वो आपकी मुक्त होती है और इसी को हम लोग क्या करते हैं आपका मापने के लिए। जो एक भूकंपीय तीव्रता है वो 0 से लेकर 10 तक मापी जाती है और इसमें आघात की तीव्रता का गहन किया जाए कि आपकी इंटरसिटी स्केल क्या था। और इटली के भूवैज्ञानिक हुए हैं भूकंप वैज्ञानिक मरकरी के नाम पर ही हमने क्या रखा है, आपका पैमाने का नाम रखा है और प्रत्यक्ष हानि को निर्धारित किया है और इसकी गहनता 1 से लेकर 12 के बीच हम लोग इसको देखते हैं। भूकंप के प्रभाव हमने पढ़े। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है: भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन का कंपन, द्रवता, धरातल की एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंध का टूटना, आग लगना, इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तु का गिरना, सुनामी। ये सारी चीजें हमको आपका देखने के लिए मिलती हैं और हम इनको देखते हैं। तो एक बार अच्छे से आप देख लीजिए कि कौन कौन से प्रकोप हैं आपके भूमि के, जो आपका यहाँ हमको भूकंप के प्रभाव में ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। देख लिया? तो यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी भी बच्चे का? जब भूकंप आता है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तबाही दिखाई देती है। ज्वारे लहरों द्वारा तबाही का एक दृश्य है। मेरियाना तट है आपका भारत में, मेरियाना बीच है आपका बॉम्बे में। अगर वहां आपको देखोगे तो आपको दिखाई देगा। उसके बाद ज्वारे लहरों के द्वारा विनाश हुआ आपका थाईलैंड में। एक थाईलैंड में देख सकते हैं कि किस प्रकार का आपका विनाश हुआ है। ज्वारे तटों पर स्थित आवासीय क्षेत्र को ध्वस्त हुआ है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों से पहले क्षय का प्रभाव स्थल रूप में देखा जा सकता है। जब तक अन्य को क्षेत्र पर धन या हानि में समझा जाए, सुनामी को प्रभाव तभी पड़ेगा। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधोस पर होता है तब भूकंप की तीव्रता अधिक हो जाती है। सुनामी अपने भूकंप के लिए नहीं, वास्तव में लहरें हैं। अच्छा, भूकंप आता कैसे है एक बार थोड़ा देख लीजिए। जो रियलिटी है वो क्या है कि सुनामी अपने भूकंप में नहीं, वास्तव में लहरें होती हैं जो भूकंपीय तरंगे उत्पन्न करती है। मूल रूप से कंपन की क्रिया सेकंडों में रहती है। फिर कुछ भूकंप के तीव्र रिएक्टर स्केल से 5 से अधिक है तो इसमें अत्यधिक विनाश होता है। क्या होता है? अत्यधिक आपका विनाश। भूकंप की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटके से जन धन की अधिक हानि होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप आते हैं। वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप होते हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं, जिसे ज्वालामुखी भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में आप पढ़ोगे। प्राय देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्र वाले भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है, जो 1 से 2 वर्षों में ही एक बार आते हैं, जब हल्के भूकंप लगभग हर 2 मिनट में पृथ्वी के किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? हर किसी भाग में आपका महसूस किए जाते हैं, ठीक। तो भूकंप तो हर बार आते हैं, लेकिन बस ये है कि जो भूकंप आ रहा है तो हमको कितने रिएक्टर का हमको महसूस है। बहुत बार पता नहीं कितनी बार पृथ्वी के नीचे हलचल होती है, हमको पता चलता है नहीं, लेकिन बहुत बार बहुत तीव्रता से होती है तो हमको क्लियर और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें इसमें होना ये बड़ा कॉमन सा है और हमको दिखता भी है और हम इसको बहुत अच्छे से आपका महसूस भी करते हैं।
ये चीजें किस तरह से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, हम इनको अच्छे से बात भी करेंगे और आपका देखेंगे भी कि भूकंपीय तरंगे किस तरह से हैं और क्यों, कैसे ये सारी चीजें हमको आपका दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब इन पर हम एक एक करके आगे चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो एक बार देख लीजिए भूकंप कैसा है, और आपने देखा कि 8 रिएक्टर से अधिक तीव्रता वाले भूकंप की बहुत संभावना कम होती है। कि कितने रिएक्टर का है तब हमको महसूस होगा, एक दो रिएक्टर का तो हमें महसूस भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़े। पृथ्वी की संरचना, अब बहुत देर से जो एक चीज पढ़ रहे थे आप, भू परपटी क्रस्ट की जो आप बात सुन रहे थे, अब क्रस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। यह ठोस पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग है। कैसा है? सबसे ऊपरी भाग। ध्यान देते चले शब्दों पर। यह बहुत भंगुर है भाग है। आपने देखा हो कहीं पर पर्वत है, पठार है, कहीं मिट्टी कैसी है, जिसे जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भू परपटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागर के नीचे अलग अलग है। महाद्वीप और महासागरों में इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग पाई जाती है। महासागरों में भूपर्वती की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई औसत 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई आपका 30 है। तो महासागरों में जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट है वो कैसी है? 5 किलोमीटर मोटाई है। और जो लैंड एरिया है, जो महाद्वीप है, वहां पर आपका 30 किलोमीटर है। तो मुख्यतः पर्वतीय श्रृंखलाओं में यह मोटाई और भी अधिक है। जहां पर पर्वत है वहां पर और अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणी में भूप्रपटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। मान लीजिए यहाँ से नीचे जाओगे तो ये हो गया समुद्र वाला भाग, ये लैंड है। यहाँ 30 है, अगर यहाँ सब आपका पर्वत बन गया तो यहाँ से यहाँ जाने में काफी लंबाई जो है आपका इसमें बढ़ जाती है, जो आपको देखनी चाहिए। क्या होती है? ये लंबाई आपका बढ़ जाती है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करें। ये है हमारा समुद्र, ये रीजन। यहाँ कितनी मिलेगी? 5 किलोमीटर। ये है लैंड, यहाँ मिलेगी 30 किलोमीटर। और यहाँ है आपके पर्वत पठार, यहाँ मिलेगी 70 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच। आ रही समझ में? इतनी मोटी आपको क्रस्ट की मोटाई देखने की मिलती है। क्रस्ट क्या है? जो पृथ्वी का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग है। इस ऊपरी भाग को ही कह दिया गया है भूपर्पटी। इसी भूपर्पटी पर अगर आप देखोगे, इसी भूपर्पटी का जो ऊपर ये जो है, इसकी एक मोटाई है। ये मोटाई अलग अलग है। कैसी है? अलग अलग। जैसे जहां पर समुद्र है वहां कैसी मिलेगी? ये पतली मिलेगी, क्योंकि समुद्र आप देखेंगे समुद्र थोड़ा गहरा होता है। कैसा होता है? समुद्र थोड़ा गहरा होता है। अब देखिए मैं ऐसे बना लूं, ये वाला भाग हो गया समुद्र का, यहाँ कैसी मिलेगी? ये होगी कम। और जहां पर पर्वत है वहां पर मोटी। तो समुद्रों में ये कम मिलती है, लैंड पर थोड़ी मोटी। मान लीजिए आपका समुद्र में इतनी मोटी परत है ऊपरी भाग का, क्लियर है? और जो जहां पर लैंड है वहां इतना मोटा है, और जहां पर पहाड़ है वो और मोटा हो जाता है। तो पहाड़ों पर अधिक देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद आएगा नीचे मंडल होता है जिसको बोलते हैं एथोनोस्फेयर, जिसको हमने आम भाषा में दुर्बल मंडल कहा है। ये यहाँ जो भी चीज फॉर्म है, ये सब आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है? तरल अवस्था। तरल अवस्था में ये सारी चीजें हमको देखने के लिए
कैसी है, सरल अवस्था में आपको ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल, ठीक। और सरल इसके बाद जो आप नीचे पढ़ेंगे, यहां से लेके यहां तक आपको मिलती है आपका 3 लेयर है। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये बीच का भाग मेंटल है, ये इतना मेंटल, और तीसरी परत है नीचे का क्रोड, जिसको हम कोर भी कहते हैं, ठीक। पृथ्वी 3 लेयर में हमको पाई जाती है। तो सबसे पहले आप एक बार चित्र बनाइए, जो चित्र आपको इसमें दिया हुआ है, फिर हम इसमें दोबारा एक बार पढ़ेंगे। तो पृथ्वी का सबसे पहले ये वाला चित्र बनाइए, ताकि आपको आपको पता लगे कि जो ये ऊपर का भाग है ये आपकी परपटी है, इसके नीचे दुर्बल मंडल है, पार्ट 3 है। पहला भाग है भूपरपटी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। ये तीनों को आप लिखिए, फिर आगे बढ़ें। तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये वाला भाग आपका भूपरपटी है। भूपरपटी से ये वाला जो भूपरपटी के बाद जो आपका नीचे वाला भाग है, ये आपका मेंटल है, दुर्बल मंडल है, सॉरी मेंटल है। और मेंटल में ही जो ऊपर की लेयर है ये आपका दुर्बल मंडल है। यहाँ पर ही हमारे पास रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण ये सारी जो बेल्ट है ये आपका क्या देखने के लिए मिलती है, आपको तरल अवस्था यानी कि लिक्विड फॉर्म में देखने के लिए मिल जाती है। मेंटल को आप देखिए, भूपरपटी पढ़ ली, दूसरा भाग है मेंटल। मेंटल परपटी के नीचे का भाग आपका मेंटल कहलाता है। ये भूपरपटी यहाँ तक, और इसके नीचे का जो भाग है इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले भाग। ये जो भाग है ये क्या है आपका, मेंटल कहलाता है। इसे हम मोह असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहा गया है, मोह असंबद्धता, ठीक। जो 2900 किलोमीटर की गहराई में मेंटल मैक्सिमम की, जो आपकी भूपरपटी है क्रस्ट कितनी गहरी है, मुश्किल से आपका 100 किलोमीटर तक मोटी है परत। लेकिन जो उसके नीचे मेंटल है 2900 किलोमीटर तक मोटाई। मेंटल का ऊपरी भाग, जो मेंटल के ऊपरी वाला भाग है, इसको क्या कहा गया है, एथोनोस्फेयर, दुर्बल मंडल। ये जो भाग है इसे कहा गया दुर्बल मंडल, ठीक। एथोनो शब्द का अर्थ है दुर्बल। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक, यानी कि एथोनोस्फेयर की जो मोटाई है लगभग जो हमको परत मिलती है, ये कितनी मिलती है, 400 किलोमीटर मोटी मिलती है। इसलिए जो भी कोई चीज यहाँ से निकलती है वो आपको टकराती है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में हमें ऊपर बाहर आती है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा धरतल पहुंचता है वह मुख्य यहीं का होता है, यानी कि जो लावा आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ का होता है, एथेनोस्फेयर का होता है। ये आपको, ठीक है। इसकी मोटाई 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक के बीच पाई जाती है। मेंटल का विस्तार एथोनोस्फेयर दुर्बल मंडल के समाप्त हो जाता है, इसके बाद तक ठोस अवस्था में है। यानी कि सिंपल देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये ऊपरी भाग हो गया भूपरपटी, और भूपरपटी के बाद जो आपका नीचे का पार्ट है ये हो गया मेंटल, और उसके बाद सॉरी एथोनोस्फेयर, और ये हो गया मेंटल। तो मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो आपका कैसा है, लिक्विड में है, और नीचे का भाग कैसा है आपका, ठोस। ये ध्यान आपको, कैसा है, ठोस। इसमें जो 2-4 पॉइंट मैंने आपको नोट कराए, हाईलाइट किए हैं, इनको कर लीजिए। देख लिया, आगे बढ़े। इसके बाद आई थी क्रोड। क्रोड जैसा कि पहले ही हमने इंगित कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि भूकंपीय तरंगे वेग पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायक होती है। जो हमारी भूकंप थी पीएस, जो वेव्स थी, इनके माध्यम से हम क्रोड को समझते हैं। और क्रोड व मेंटल की गहराई आपका इतनी है। अब क्रोड को भी 2 भाग में बांटा हुआ है।
अब तो क्लियर हो गया होगा। मेंटल और सॉरी क्रस्ट होगी ऊपरी भाग, यहाँ तक हो गया मेंटल, ये एथनोस्फीयर। ये नीचे जो आपका क्रोड बचा है इसको दो भागों में बांटा, ये ऊपरी और निचली, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाह्य कोर, आउटर कोर और आपका इनर कोर। बाह्य कोर आपकी तरल अवस्था में है, ये जो बाहर वाली है ये कैसी है, तरल में है, और ये कैसी है आपका ठोस अवस्था में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए। तो ये भारी पदार्थ मुख्यतः निकिल और फेरम, यानी कि इस क्या कारण है कि यहाँ पर क्रोड में आपका पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका निकिल मिलता है और आपको क्या मिलता है, फेरस मिलता है। ठीक, इसलिए इसे क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। इसके नाम जाना जाता है, इसको निफे के नाम से जाना जाता है। कल हम ज्वालामुखियों के प्रकार पढ़ेंगे, तो एक बार पूरा इसमें आप जो कितना क्रोड हमने पढ़ा है इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाए। तो ये था आपका मेंटल क्रोड और कोड का। फिलहाल एक बार घर जाकर पूरा रिवीजन करिए, कोई डाउट कोई लेक्चर होता है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।